राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 376 के मैटर में आप जमानत कैसे पाएंगे। जमानत आपको किन सबूतों, किन आधारों के बेसिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आपको मिलेगी, चाहे वो निचली अदालत हो चाहे आपकी हाई कोर्ट से हो। किन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय आपको जमानत देंगे और किन आधारों पर खारिज होती है, ये सब आप सब जानते हैं कि जज का विवेक होता है वो जमानत दे या खारिज कर दे। लेकिन आज हम लोग डिटेल में इसी पर बात करेंगे कि क्या क्या सबूत आपको चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए जिससे आपकी जमानत 376 के मैटर में बेहद आसानी से हो जाए। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो वहाँ फॉलो करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 376 का मुकदमा जो होता है वो बेहद गंभीरजनक होता है, बेहद संवेदनशील मामला होता है। इस मैटर पर कोई भी व्यक्ति खुलकर बोलना नहीं जाता है। ये कानून ऐसा है जो स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया था ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, लैंगिक अपराधों से बच सके, उनके साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनसे वो बच सके। पुरुषों के खिलाफ ये कानून लाया गया। अब ये क्योंकि कानून इस तरीके का है कि जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है, कानून केवल और केवल महिलाओं के पक्ष में है। पुरुषों के साथ ये माना जाता है कि किसी प्रकार की शारीरिक जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन पुरुष इस मैटर में कमजोर कर दिए जाते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि वो जबरदस्ती वही कर सकते हैं, वही अपराधी हैं, महिलाएं कोई कृत्य नहीं करती। ज़्यादातर मामले हम लोग देखते हैं रेप के फर्जी आते हैं, कुछ सही भी आते हैं। रिसेंट घटनाएं अभी कुछ आई हैं और बहुत सारी पूर्व में भी आती रही हैं और बहुत सारी अभी वर्तमान में आ रही जो फर्जी हैं, बहुत सारी आ रही। चलिए हम लोग वीडियो में बताते हैं कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो पीड़िता का बयान होगा, पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता क्या है। आखिरकार उस चीज़ को कैसे माना जाए कि जो पीड़िता ने एफआईआर लिखाते समय कहा है वही सत्य है या असत्य है। इस मैटर को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पीड़िता ने अपने एफआईआर के वर्जन में क्या कहा है, यानी कि जो उसने एफआईआर लिखाने के लिए तहरीर माननीय न्यायालय में दी हो, 156(3) के तहत दी हो, या उसने जो है कोर्ट के थ्रू एफआईआर लिखाई हो, या उसने पुलिस स्टेशन में तहरीर दी हो, जो भी उसने वर्जन लिखा है अपनी एफआईआर लिखाने के लिए, तो वो उसकी विश्वसनीयता क्या है। उसने 164 का बयान जो दिया है क्या उसमें, या 161 का बयान जो पुलिस को दिया जाता है, या जो 164 का बयान मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, या तहरीर में कितना अंतर है, कितना विरोधाभास है। क्या एफआईआर का वर्जन एकदम वही है जो 161 में है, 164 में है। अगर ऐसा नहीं है कि 161 एकदम अलग है, स्टोरी एकदम डिफरेंट हो जा रही है 164 से, तब माना जाएगा कि भाई जाहिर सी बात है इसको बेल का ग्राउंड है, व्यक्ति को बेल दी जानी चाहिए, क्योंकि इनके 161 164 में मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बात निकल के नहीं आ रही, बहुत सारी विरोधाभास है इसमें। तो अब आप कहोगे 161 पुलिस के समक्ष होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल मतलब नहीं होता। 161 के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन 164 के स्टेटमेंट की वैल्यू है। लेकिन कोर्ट भी ये देखती है कि इनके 161 के स्टेटमेंट में और 164 के स्टेटमेंट में कि कितना विरोधाभास है। अगर लिमिट से ज़्यादा विरोधाभास है इनके 161, 64 और एफआईआर के वर्जन में, तो कोर्ट आपको बेल दे सकती है। दूसरी कंडीशन जो सबसे महत्वपूर्ण होती है मेडिकल की। अब कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां बहुत डिले से एफआईआर लिखाती है, तो उसमें मेडिकल कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस कंडीशन में डिले इन एफआईआर का लड़के को फायदा मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये, मेडिकल जहां पर इमीडिएट की घटना है और लड़की ने स्वयं से मेडिकल कराने से मना कर दिया और ये केस डायरी में लिख के चला आ रहा है कि मैं अपना मेडिकल अपनी मर्जी से नहीं कराना चाहती हूँ, तो ये भी माना जाएगा कहीं ना कहीं इनके इंटेंशन जो है गड़बड़ है, मेलाफाइड इंटेंशन है, इसीलिए झूठा एफआईआर लिखा रही हैं और जो महिला प्रभावी कानूनों का होने की वजह से फ़ायदा उठाने की चेष्टा कर रही है लड़के के अगेंस्ट। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए ट्रायल चलने लगा, आपका बेल नहीं हुई अभी तक, गवाही होना बाकी है, कोई इंडिपेंडेंट आई विटनेस नहीं उस घटना का। हालांकि रेप के मैटर में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होता। अब मान लीजिए आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि आपने जिस दिन घटना कारित करी हुई है उस दिन आपने लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उसके साथ घटना कारित कर दी, लेकिन आपका कहना है कि उस दिन आप घटनास्थल थे ही नहीं, आप अस्पताल में भर्ती थे, दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे। तो आपके पक्ष में जो सबूत आए होंगे, जो गवाह आए होंगे, उन्होंने अगर आपके पक्ष में दिया है कि आप जिस दिन की घटना बताई गई है उस दिन अपनी नौकरी पर लॉगिन करके बैठे थे, या यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे थे, आपका एडमिट कार्ड है, अटेंडेंस शीट में वहाँ प्रेजेंट मार्क है, और आपके ऊपर आज करंट डेट में एलिगेशन लग गया है, या आप दूसरे शहर में थे, आपका सीडीआर दूसरे शहर का निकल के आ रहा है, आपके पास टिकट है, होटल की बुकिंग है, सीसीटीवी फुटेज है वहाँ की,
और आपके ऊपर एलिगेशन लगा है कि करंट में आपने किसी के साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती प्रेशराइज करके बना लिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं, अगर ये एविडेंस है तो इस एविडेंस के बेसिस पर भी आपकी जो है जमानत हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाती है कि आरोपी का पूर्व रिकॉर्ड क्या है। आरोपी कहीं हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, कहीं क्रिमिनल माइंडसेट का तो नहीं, उसकी कितने केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री है। अगर आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपकी मेजर क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपके ऊपर कोई केस पुराने नहीं चल रहे हैं, तो भी न्यायालय मानेगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं। ये ट्रायल का विषय है, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको जमानत दे दी जानी चाहिए, ये भी होता है। अब दूसरी चीज़ है तथ्य और परिस्थितियों को भी देखा जाता है। तथ्य और परिस्थितियों में आता है कि डेट, टाइम, प्लेस, घटना का लड़की ने डेट बताया है कि नहीं बताया, किस दिन घटना हुई है, तारीख बताई है कि नहीं बताई है, स्पेसिफिक तरीके से किस दिन घटना हुई है, स्थान बताया है कि नहीं बताया है, किस दिन घटना हुई। क्योंकि कई बार लड़कियां फर्जी स्थान भी लिखा देती, जहां पर लिखा होता है कि मिलने गई मान लीजिए लड़के से, लड़के ने वहां कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद FIR लिखा दी, पता चला वो ठेला है। जहां पर बताया कि रेस्टोरेंट ले जाके इन्होंने हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन वो ठेला है। क्योंकि एक इंसिडेंट मैंने ऐसा देखा है जहां पर वो ठेला है, वो टिक्की चाउमीन बेचता है, लड़की ने कहा 2020 में वहीं ले जाके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसने संबंध नहीं बनाए थे, और चाट वाले ने बयान दिया कि हम 2022-23 से ही वही ठेला लगा रहे हैं, हमारी दुकान का नाम इन्होंने फर्जी तरीके से डाल दिया। तो बेल तो होगी ना इस मैटर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जमानत की शर्तें। कोर्ट को अगर लगेगा कि जो जमानत की शर्तें लगाई है, आप जमानत की शर्तों का पालन करेंगे, तो भी कोर्ट आपको बेल दे सकती है। समझ में आया? तो उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। 376 ही नहीं है, हर मैटर्स में इस तरीके की कंडीशंस लागू होती हैं। इनका इस्तेमाल करके आप 376 ही नहीं, अन्य मामलों में भी अपनी बेल करा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद।